नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस HSSC को इतना बड़ा ताला लगा के ना और उसकी जितनी भी चाबियां वो सारी चाबी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जमा कर दें, क्योंकि जितनी भी भर्ती हैं A to Z भर्ती हैं वो सभी के सभी उठा के देख लो आप लोग, उनका सारी का भर्ती का निपटारा तो कोर्ट के अंदर ही होता है। चाहे वो DV हो, चाहे वो DV की कट ऑफ हो, फाइनल कट ऑफ हो, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ठीक है, किसी भी चीज के रिगार्डिंग है वो सब कुछ तो हाई कोर्ट कर रहा है। इनका काम तो सिर्फ एग्जाम लेना है, एग्जाम लेने के बाद इनका करो एग्जाम सीट्स अपनी OMR सीट कोर्ट में जमा करो, वही कर देंगे, वही सब कुछ कर देंगे। भाई फिर HSSC बनाई किस लिए? अगर हर भर्ती को कोर्ट ही देखेगा तो फिर HSSC कमीशन क्यों बनाया? फालतू में HSSC के नाम पे चून पाट रहे हैं और तनख्वाह ले रहे हैं। इसलिए इसको लगा दो ताला बहुत बड़ा और चाबी कर दो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में जमा। एग्जाम लो, OMR सीट और पेपर वहां जमा करो, वो 5-7 जज और 10-20 एडवोकेट्स यही काम कर लेंगे, क्योंकि आपकी वजह से उनका भी समय खराब हो रहा है और कैंडिडेट का भी समय खराब हो रहा है। सिंपल सी बात है, जो पहले भी कोर्ट बोल चुका है, DV की कट ऑफ, फाइनल रिजल्ट, डिटेल रिजल्ट सब कुछ शो करो। दिक्कत कहाँ है आप लोगों को? नंबर 2, आप वीडियो पूरा देखना। वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो फिर आपके कुछ डाउट रहेंगे और उन डाउट के रिगार्डिंग आप कमेंट करोगे। जो भी कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं करता तो ये सोच लेना कि उसका आंसर इस वीडियो के अंदर है, और जो भी जायज आंसर आपको उसका मैं रिप्लाई पक्का करूंगा। तो देखते हैं, चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों, जैसे कल एक नोटिस आया था, तो उस नोटिस में हालांकि वैसे तो सब कुछ लिखा है, एक्सप्लेन अच्छे से, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स के डाउट हैं और डाउट वो जायज भी है, क्योंकि उनके बारे में इतना कुछ उस नोटिस के अंदर कुछ नहीं लिखा है जितना मन में डाउट है। और जो क्योंकि इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं, वेटिंग वाले भी हैं, कोर्ट केस वाले भी हैं, और ऐसे कैंडिडेट भी शामिल हैं जो कहीं नहीं है, जिनको पता भी नहीं कि ऐसा कुछ होगा, वो भी अब इसमें शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला डाउट तो यह है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, उसके अंदर मेंशन हर जगह जो भी जहां भी कहीं कैंडिडेट की बात है जिनके लिस्ट लगने वाली है, उसके आगे एक ही शब्द लिखा है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो शॉर्ट लिस्टेड, वैसे तो शॉर्ट लिस्ट की हिंदी बनाए तो लघु सूची जो भी लगाओ आप, वो उसमें बनती है। लेकिन जितने भी रिजल्ट हैं, जितने भी DV के लिए रिजल्ट है, ऐसे मैंने 10, 20, 50 ऐसे सर्च करके देखे हैं साइट के ऊपर, किसी भी उसके अंदर शॉर्ट लिस्टेड शब्द कहीं नहीं मिला। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड सिर्फ एक जगह लिखा मिला, और वो है सिर्फ इसी भर्ती से रिगार्डिंग है, 5/2019। जब ESP कैंडिडेट के लिए, जब DV के लिए उनको बुलाया गया था, तो उस लिस्ट के अंदर लिखा था शॉर्ट लिस्टेड, वो भी मेंशन बिलो रोल नंबर शॉर्ट लिस्टेड। ये आप इसमें जो देख भी सकते हैं इसके अंदर, इसमें ये देखो शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे लिखा है। बाकी किसी भी रिजल्ट के अंदर, किसी भी DV के रिजल्ट के अंदर शॉर्ट लिस्टेड कहीं नहीं है। और मैं आपको अगर बता दूं तो ESP का जो केस था, वो जब फाइनल रिजल्ट आया था 3 सितंबर 2019 को, उस समय ESP वाले जितने भी 196 पोस्ट थी उनको होल्ड कर लिया गया था। उनका रिजल्ट 22 अक्टूबर को आया था। तो जब उनको DV के लिए बुलाया गया था तो वहां पे शॉर्ट लिस्टेड शब्द का इस्तेमाल था। हालांकि 196 पोस्ट थी ESP की, लेकिन 12.7 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। टोटल 2487 कैंडिडेट को बुलाया गया था DV के लिए। 196 पोस्ट थी ESP की, किसी न किसी कारणवश वो होल्ड करनी पड़ी थी। उसके बाद जब DV के लिए बुलाया था ना, सिर्फ ESP कैंडिडेट, उसमें 2487 कैंडिडेट थे, यानी कि 12.7 गुना। और जो अपने सभी कैटेगरी के कैंडिडेट थे उनको DV के लिए 15,000 या 17,000 थे, यानी कि वो बनते हैं 3 गुना या 4 गुना। तो ये तो सब आप लोग जानते हैं। तो शॉर्ट लिस्टेड का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इसमें पार्टिकुलर्स कैंडिडेट ही आएंगे, इसमें A to Z आएंगे। ऑलरेडी सिलेक्टेड है जो, वो अभी ज्वाइनिंग पे है वो भी, और जो भी नए शामिल होंगे वो भी, वेटिंग वाले का नंबर भी आएगा और कोर्ट केस वालों का नंबर भी इसमें आएगा। तो शॉर्ट लिस्टेड का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो भी आएंगे, कोर्ट केस वाले भी सिर्फ एक नंबर कट ऑफ से नीचे है और कुछ कट ऑफ के इक्वल भी है तो वो भी आएंगे, और जो न्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो भी आएंगे। तो आपको पता है कि ओल्ड DV है जो नल एंड वॉइड है, ऑर्डर में साफ साफ जो नोटिस उसमें साफ साफ लिखा है ओल्ड DV बिल्कुल शून्य है, अभी उसका कोई महत्व नहीं है। तो चाहे वो सिलेक्टेड है, चाहे वो न्यू सिलेक्टेड होने वाला है, या DV है या कोर्ट केस है, तो सबका DV दोबारा होगा A to Z का। ओनली न्यू डॉक्यूमेंट। अब देखो इसमें साफ साफ लिखा है जो नोटिस के अंदर, कि जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कराओगे ना, सिर्फ वो ही मान्य होंगे। हालांकि जो कंडीशंस है वो मान्य होंगी 13 अगस्त 2019 से पहले की, लेकिन डॉक्यूमेंट आज के मान्य होंगे। अगर आपने उस समय सोशो इकोनॉमी के लिए या कोई भी किसी भी चीज के लिए नंबर क्लेम किए हैं अपने 5 नंबर, उस समय आपने वो सर्टिफिकेट लगाया था, लेकिन आज ऐसा कोई सर्टिफिकेट आप नहीं लगाते तो फिर आपको वो 5 नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर 1 बात तो इसमें यह है, जो न्यू डॉक्यूमेंट जो अभी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे सिर्फ उन्हीं के ऊपर मान्य होगा, पिछले का नहीं। नंबर 2, जो भी आपने 13 अगस्त 2019 से पहले जो DV हुई थी उसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे
वो ही नए डॉक्यूमेंट लगेंगे, नया डॉक्यूमेंट कोई इसमें नहीं लगेगा। जैसे 13 अगस्त 2019 से पहले जब डीवी हुई थी, लगभग ये मान के चलो आपको उसको 2.5 साल हो गए या 3 साल हो गए, उस समय आपके पास गेम के अंदर ग्रेडेशन डी सर्टिफिकेट था, लेकिन आज आपके पास सी है, तो जो उस समय आपने लगाया था ग्रेडेशन डी वही मान्य होगा, जो आज आपके पास ग्रेडेशन सी है वो मान्य नहीं होगा। उसके बाद जैसे 2.5 साल में आपने कहीं और ज्वाइनिंग कर ली किसी डीसी रेट की नौकरी पे, या हरियाणा के अंदर या कहीं भी, जो वैलिड है और जिसका एक्सपीरियंस मान्य है इसके अंदर, मान लिया आपके पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस अब हो चुका है, इसके बाद 2.5 साल के अगर 1 साल का आधा नंबर बनते हैं तो 2.5 साल के आपके 1.25 नंबर बन चुके हैं, तो वो भी अब मान्य नहीं होंगे। अगर आपका उससे पहले का एक्सपीरियंस है तो वो ही मान्य होगा, ना कि उसके बाद जो आपने बना लिया वो मान्य होगा। तो इसलिए नया डॉक्यूमेंट आज सबमिट करेंगे वही मान्य होगा, पीछे वाला नहीं, लेकिन कंडीशंस पीछे वाली मान्य होंगी सारी। उसके बाद जो पैराग्राफ नंबर 2 है, ये देखो आप लिखे हुए यहाँ पे देख सकते हो, इसमें बिल्कुल साफ लिखा है, नंबर 1 तो टाइम बाउंडेड है कोर्ट की तरफ से, नंबर 2 जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिवीलेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, उनकी फोटोस्टेट बिल्कुल साफ और क्लियर एलिजिबल होनी चाहिए। उसके बाद इशू डेट, जो इशू डेट है उसके ऊपर जो भी आप रिवीलेंट डॉक्यूमेंट लगाते हैं उस पर इशू डेट है वो होनी चाहिए, और इशू अथॉरिटी के बिल्कुल प्रॉपर उस पर साइन और मोहर होनी चाहिए। नंबर 2 कंप्लीट हेडर एंड फुटर, जो अभी वर्तमान में ड्यूटी कर रहे हैं क्लर्क्स, उनको बिल्कुल पता होगा इस बारे में, हेडर एंड फुटर के बारे में। हेडर एंड फुटर मतलब जो कोई भी हम लेटर बनाते हैं जो उसके ऊपर की डिटेल्स होती है वो भी पूरी, और जो नीचे की डिटेल्स होती है जैसे प्लेस, डेट या संबंधित अधिकारी की मोहर और साइन, वो सब उस पर कंप्लीट होना चाहिए। अगर इस प्रकार की उस पर ना कोई इशू डेट है, ना कोई इशूइंग अथॉरिटी का उसके ऊपर साइन है, और हेडर फुटर कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिजेक्ट मान लिए जाएंगे, और उसमें कैंडिडेट की गलती होगी, ना कि कमीशन की। तो जो भी आप अपने बनाते हो अभी नए डॉक्यूमेंट, तो उस पर ये इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, उस पर डेट होनी चाहिए, इशू अथॉरिटी का साइन होने चाहिए, और हेडर फुटर कंप्लीट होना चाहिए। अब कई के मन में ये डाउट है कि सर मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी 3 सितंबर को, लेकिन मेरे बाद मेरे भाई ने ज्वाइनिंग कर ली, मेरी सिस्टर ने कर ली, या मेरे पति ने कर ली, या मेरी बीवी ने कर ली नौकरी, अब मैं कैसे करूं, मेरे को कौन देगा जॉबलेस के नंबर। तो भाई सिंपल सी बात है यार, आपने पहले ज्वाइनिंग करी तो आपको सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर मिल चुके हैं या 10 नंबर मिल चुके हैं। आपके बाद चाहे आपके भाई ने करी, चाहे आपके सिस्टर ने करी, चाहे आपकी बीवी ने, चाहे आपके पति ने, वो तो बिना सोशियो इकोनॉमिक नंबर के लगा है ना, नंबर तो सिर्फ आपको मिले हैं। आपने पहले ज्वाइनिंग करी तो आपने उस चीज का फायदा उठाया सोशियो इकोनॉमिक मार्क का, आपके बाद जो लगे वो तो बिना सोशियो इकोनॉमिक मार्क के लगेगा ना, उसको तो नहीं फिर मिले वो, या तो फिर आपने भी लिए और उसने भी लिए, तो फिर तो आप लोगों ने फेक काम किया, या फिर आपने नहीं लिए तो उसने लिए तब भी ओरिजिनल काम है, और अगर आपने ले लिए उसने नहीं लिए तब भी ओरिजिनल है। अगर आपने भी 5 नंबर उससे मिले और आपके बाद आपके भाई लगे, सिस्टर, पति पत्नी लगा, उसने भी फिर किसी चीज की उसी के नो जॉब के या फादरलेस के 5 नंबर लिए, तो फिर वो फेक एंड फॉल्स है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अगर जो अभी आप ले गया होगा ना सर्टिफिकेट, जॉबलेस का, फादरलेस का, सोशियो इकोनॉमिक का, कोई भी, उसमें सिंपल सी बात है, आपने 3 सितंबर 2020 को ज्वाइनिंग कर लिया, आपने सोशियो इकोनॉमिक का फायदा ले लिया, तो उसके बाद आपका भाई, आपकी बीवी, आपकी पत्नी, आपके सिस्टर नौकरी पे है, तो उसमें जो लेटर बनाना उसमें बिल्कुल मेंशन करना कि मेरा भाई फलाने डिपार्टमेंट में फलानी तरीके से जॉब पे है। इससे पहले हमारे घर पे कोई जॉब नहीं थी, इससे पहले सिर्फ मैं जॉब पे लगा था 3 सितंबर 2020 को क्लर्क में, और मैंने उन सोशियो इकोनॉमिक का फायदा लिया था। उसके बाद मेरे घर पे जो भी जॉब आई उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक नंबर का फायदा नहीं लिया, इसलिए उसका कैंडिडेट कैसे कोई रोल नहीं है। 3 सितंबर 2020 को हमारे घर में कोई जॉब नहीं थी, मैंने सोशियो इकोनॉमिक के नंबर का फायदा लिया, मेरे बाद मेरा भाई, बहन, सिस्टर, पति, पत्नी कोई भी जॉब पे आए वो विदाउट सोशियो इकोनॉमिक नंबर की अपनी जॉब ले रहा है अपने दम पे, उसने कोई फायदा नहीं लिया। इसलिए इस प्रकार से आप उसमें डलवाना, और बिल्कुल इशू डेट, इशू अथॉरिटी के साइन, हेडर फुटर जो भी है कंप्लीट वो करवा लेना। बहुत कैंडिडेट का ये डाउट था। तो नंबर तो देखो ये है वही बात, जो डॉक्यूमेंट आपने 13 अगस्त 2019 से पहले लगाए थे, क्योंकि 13 अगस्त 2019 को कट ऑफ डेट मेंशन हो चुकी थी, हालांकि रिजल्ट 1 साल बाद आया था, 1 साल 1 महीने बाद, लेकिन सारी डीवी डावी होने के बाद, सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद 13 अगस्त को कमीशन ये मानता है कि हमने कट ऑफ मार्क्स फाइनल रिजल्ट के तय कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद आता है फेक एंड फॉल्स और सीटर्स। बहुत से स्टूडेंट कैसे कमेंट आते हैं यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे कि सर सीटर्स के बारे में तो आप बोलते नहीं, खाली सोशियो इकोनॉमिक के बारे में बोलते हो, खाली जॉबलेस, फादरलेस इनके बारे में बोलते हैं। अरे भाई सीटर्स के बारे में जब हम हर बार मुद्दा उठाते हैं कि डीवी सब की हो, फेशियल एंड फिंगर बायोमेट्रिक सबका हो, अब सीटर्स के लिए अलग से थोड़े बोलेंगे, फेशियल एंड फिंगर बायोमेट्रिक जब सबका होगा सीटर्स तभी पकड़े जाएंगे। तो सीटर्स के लिए अलग से बोलने की जरूरत थोड़ी है, फेशियल और फिंगर बायोमेट्रिक कंप्लीट हो सबकी, डीवी सबकी कंप्लीट हो, सीटर ऑटोमेटिक पकड़े जाएंगे, तो सीटर के लिए अलग से थोड़ी बोलना। और फेक एंड फॉल्स के लिए एक चेतावनी दी गई है बिल्कुल
मैं बताता हूँ, अगर जिसने फेक नंबर लिए हैं या जिस पे कोई भी फॉल्स है किसी प्रकार का, जो आप आगे के लिए सीईटी की तैयारी करो, ग्राम सचिव लगो, ग्राम पटवारी लगो, कुछ भी लगो, आप डीवी में ही मत जाना। सबसे सिंपल। और भाई साहब देखो, 400 एसआई में से 72 नहीं गए थे, ऐसी कमांड में नहीं गए थे, ऐसी फीमेल कांस्टेबल दुर्गा शक्ति में भी नहीं गए थे। और आप भी मत जाना अगर आपने अपना कैंडिडेशन बचाए रखना है आगे के लिए कोई तैयारी। क्योंकि जब आप यहाँ तक पहुंचे हो ना, चाहे आपका एक क्वेश्चन गलत है चाहे 2 क्वेश्चन गलत है, आपने सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर गलत है, इसका मतलब इतना दम तो है आप में कि आप 5 नंबर कम तक तो पहुंचे हैं ना, तो आगे तैयारी करके और अच्छी पोस्ट पे चले जाना। लेकिन अब डीवी में मत जाना या बायोमेट्रिक फिजिकल में नहीं। फंस गए तो फिर सदा के लिए वो कैंडिडेचर जो आपका समाप्त हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा, आगे किसी में भर्ती में बैठ नहीं सकोगे। अब डीवी सबका होगा, 5000 तो सिलेक्टेड है, 4800 वेटिंग में है, 1432 कोर्ट केस वाले भी होंगे 100-150। उसके बाद जो नए जिनके क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी कम से कम 100-200 कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे। तो डीवी अब और ज्यादा का होने वाला है और डीवी की कट ऑफ कम भी रहने वाली है। डीवी की कट ऑफ इसलिए कम रहेगी, डीवी के लिए तो सबको बुला लेंगे, वेटिंग वालों को बुला लेंगे, कोर्ट केस वालों को बुला लेंगे, न्यू सिलेक्टेड जो होने वाले हैं उनको भी बुला लेंगे, और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनको भी बुला लेंगे। कट ऑफ इसलिए कम रखेंगे ताकि डीवी की कट ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें 12 गुना थे, 196 लिए थे, इसमें चाहे 17,000 की जगह 20,000 बना लो, लेने तो 4800 है। लेकिन एक कैंडिडेट को खुश करने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए एचएसएससी ऐसा कर सकता है, ये मेरा मानना है कि ऐसा वो कर सकता है कि डीवी के लिए ज्यादा कैंडिडेट को बुला ले, लगाने तो 4800 ही है, वो अपना कट ऑफ में अपने आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट। देखो आप सबसे एक तो सबसे बड़ा मेरी ये रिक्वेस्ट है, तो आप सब जिसके पास भी चेयरमैन का, सेक्रेटरी का व्हाट्सएप नंबर है, कॉल है, ये जो भी आप हैंड रिटन नोट्स उसको लिख के भेज दो, ताकि डीवी की कट ऑफ जब भी रिजल्ट आए डीवी की कट ऑफ उसमें मेंशन होनी चाहिए, ताकि बाद में किसी भी कैंडिडेट को आरटीआई ना लगानी पड़े या फिर कोर्ट में ना जाना पड़े। इसलिए कमीशन को भी ऐसा करना चाहिए, कोर्ट का भी समय और पैसा बर्बाद होता है, कैंडिडेट का भी समय और पैसा बर्बाद होता है। जैसे ही डीवी के लिए रिजल्ट आएगा तो उसमें सबकी कैटेगरी वाइज उसमें बिल्कुल डीवी की कट ऑफ मेंशन हो। उसके बाद जो भी, क्योंकि अब देखो जिन्होंने जॉब को ज्वाइन ही नहीं किया और जिन्होंने रिजाइन कर दिया, इसका मतलब सिंपल बात है कि वो किसी अच्छी पोस्ट पे है, इसलिए अब वो डीवी में आने वाले नहीं हैं। और कुछ पोस्ट इनके पास पहले से खाली थी, उन खाली पोस्टों को, वैकेंट पोस्टों को भरने के लिए इन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाली थी 1432 की। चाहे वो वैकेंट पोस्ट 500 थी या 700 थी, जितनी भी थी, लेकिन वैकेंट पोस्ट तो थी, तभी तो वेटिंग लिस्ट आई है। वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए तो वेटिंग लिस्ट निकाली थी। तो सिंपल सी बात है, वैकेंट पोस्ट के पास नंबर 1 तो ऑलरेडी थी, नंबर 2 अभी जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया, रिजाइन नहीं किया, अभी वो भी नहीं आएंगे, और ज्यादा वैकेंट पोस्ट हो गई। नंबर 3 फॉल्स या फेक्स नंबर वाले वो बाहर हो गए। तो अगर इस हिसाब को देखें ना, तो इनके पास बहुत ज्यादा खाली पोस्ट रहने वाली हैं इसके मुताबिक। अब देखो जैसे इसमें वेटिंग वाले मोस्टली कैंडिडेट अंदर होने वाले हैं, मैं बताता हूँ वो कैसे होंगे। जितने भी वेटिंग में कैंडिडेट थे ना, वो ऑलरेडी कट ऑफ के इक्वल मार्क हैं या कट ऑफ से 1 नंबर कम है उनका। ठीक है। ऑलरेडी वैकेंट पोस्ट है 500-700 की, 5000 में से 500 बंदे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या रिजाइन दे दिया, 500 ऐसे भी होंगे जो अभी फेक्स एंड फॉल्स मार्क्स के रिगार्डिंग बाहर हो जाएंगे, या कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके क्वेश्चन गलत होंगे अभी, लेकिन वो भी बाहर हो सकते हैं। हालांकि एचएसएससी कुछ ऐसा करेगी, कट ऑफ सेम रखेगी या कट ऑफ 1 नंबर डाउन करेगी, ताकि ऐसे कैंडिडेट बाहर ना हो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत पोस्ट हैं। अगर आप खुद सोचो इस बात को, तो अगर कोई एज फैक्टर में ही बाहर होता है, देखो बाहर होने के बहुत चांस है, एक तो कट ऑफ है, दूसरा एज फैक्टर है। कट ऑफ भी अगर डाउन कर दी, उसके बाद भी कोई एज फैक्टर में, अगर कोई ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर एज फैक्टर में बाहर हो गया, तो फिर क्या कर सकते हैं, किस्मत ही बिल्कुल खराब है किसी की। वेटिंग वाले मोस्टली कैंडिडेट अंदर होंगे, कोर्ट केस वाले और जिनके नंबर बढ़ रहे हैं वो मोस्टली अंदर होंगे। हालांकि कुछ कैंडिडेट के नंबर सिर्फ इतने ही अप जा रहे हैं कि वो वेटिंग की टच करता है कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ नहीं करता। कुछ कैंडिडेट ऐसे जिनकी फाइनल कट ऑफ टच करते हैं, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। वेटिंग वाले, कोर्ट केस वाले, वो सारे मोस्टली अंदर होने वाले हैं। वैकेंट पोस्ट हैं, वैकेंट पोस्ट थी तभी तो वेटिंग लिस्ट आई थी। ज्वाइनिंग रिजाइनिंग जो सबको पता है आपको। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी मैसेज करना, सभी जो भी है टेक्स्ट मैसेज करना, व्हाट्सएप मैसेज करना। मेरे तो 2 नंबर हैं व्हाट्सएप के दोनों ब्लॉक हैं चेयरमैन के द्वारा, इसलिए मैं तो कर नहीं सकता। लेकिन आप लोग पक्का करना कि डीवी की कट ऑफ शो हो इसी रिजल्ट में कैटेगरी वाइज। फाइनल रिजल्ट के साथ ही डिटेल रिजल्ट भी आए, फाइनल रिजल्ट के साथ ही डिटेल रिजल्ट आए और वेटिंग लिस्ट भी आए। इस चीज के मैसेज भी आप करते रहना चेयरमैन साहब को कि जैसे ही फाइनल रिजल्ट आते हैं उसी के साथ वेटिंग लिस्ट आए
और तुरंत ही डिटेल रिजल्ट बाय नेम बाय एड्रेस और किसी ने रिटर्न में कितने फादरलेस जॉबलेस जो भी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके कितने आए, ये मैसेज आप लोग करना। ये इस चीज़ की आवाज़ आप लोग उठाना रिजल्ट आने से पहले, चेयरमैन साहब को मैसेज करना या लेटर डालना HSSC में CSC में कहीं भी, वो आपकी जिम्मेवारी है। उसके बाद कई कैंडिडेट का है कि जो प्रेफरेंस अब दोबारा कैसे भरेंगे। देखो भाई सबसे पहले तो DV के लिए लिस्ट आएगी, DV आपका होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट से पहले यानी कि DV के बाद और फाइनल रिजल्ट से पहले, ऐसा भी पहले भी ऐसा ही हुआ था, DV के बाद और फाइनल रिजल्ट से पहले जो आपको जो भी अपना वो है डिपार्टमेंट प्रेफरेंस वो भरा जाएगा आप लोगों का। पहले भी ऐसे भरा गया था। और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो दुखी है अपने डिपार्टमेंट से, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जॉब से दुखी हूं, आप अपनी से दुखी हैं, सब अपनी अपनी से दुखी हैं। उनको ऐसा लगता है दूसरे की थाली में घी जाता है। तो जो ज्यादा दुखी है उनके पास मौका है अपने डिपार्टमेंट को चेंज करने का, तो चेंज कर सकते हैं।